Hello everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side निशा शर्मा. Hope you all are fine. आज ये वही फटाफट से हम कर रहे हैं अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज. चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी मैं पहले एक बार आपको करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मेरी जो बुक है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, उसके जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ. तो सेम चीज़ों को दोबारा नहीं रिपीट करके इस बार कुछ नए क्वेश्चंस हमने ऐड ऑन करे हैं. ठीक है ना भाई. चैप्टर वाइज सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 क्लास कर ली हैं, आज 3 है. इससे पहले कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं. चलो, आज के जो क्वेश्चन है वो उन चैप्टर्स के लिए गए हैं जो चैप्टर अपने सिलेबस में गिवन है, लेकिन बच्चे उनको पढ़ते नहीं हैं और लगता है कि इनकी प्रैक्टिस हुई नहीं है. ठीक है, तो उनमें प्रैक्टिस करने लायक कुछ होता नहीं. जैसे जेंडर बायस है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, सोशलाइजेशन है, भाषा और लैंग्वेज है. तो ये इनके कुछ लिमिटेड से ही क्वेश्चंस होते हैं. तो आज मैं उन्हीं की प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ. ठीक है, रात 9 वाली क्लास बिल्कुल होती है. क्लास का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है, जो मेरा चेंज नहीं हुआ है. मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे क्लास लेती हूँ और मंडे टू फ्राइडे ही सुबह 11:30 या 12 बजे मैं क्लास लेती हूँ. लगभग 12 बजे मैं आपकी क्लास लेती हूँ. ठीक है, आज थोड़ा लेट हुआ, मैंने मैसेज ऑलरेडी डाल दिया था. क्लास में डेली लेती हूँ, टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो बात अलग है. सुबह वाला, शाम वाला तो फिक्स है. चलो, सुबह वाला भी नियर अबाउट 12 बजे का ही है. फर्स्ट है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं? तो इसमें कुछ भाषा अर्जन, भाषा कुछ बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है? मतलब बच्चे भाषा इसलिए अर्जन करते हैं क्योंकि उसमें भाषा अर्जन करने के लिए कुछ आनुवांशिक रूप से, मतलब कुछ अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं. उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं. भाई, उनके माता पिता उनको प्रारंभिक अवस्था से गहन रूप से कुछ अलग सिखाते हैं. यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है. तो यह प्रश्न आपका क्या दिखाता है? मतलब इस स्टेटमेंट में क्या है? मतलब ये कह रहा है कि भाई बच्चे जो हैं इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है. क्योंकि पहले से ही उनके अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो भाषा को हेरिडेटिकल फॉर्म में भाषा को अर्जन कर लेते हैं. उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से भाषा को सिखाते रहते हैं, तो वो आराम से भाषा को सीख जाते हैं. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किस चीज पर निर्धारित है. बहुकारक योग्यता के रूप में विकास करने पर, कि भाई मल्टी योग्यताएं बच्चों में होती है इसलिए बच्चों का विकास होता है. क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है? विकास सतत प्रक्रिया है, इस बात पर आधारित होती है. प्रकृति और पोषण पर बहस, कि आप प्रकृति मतलब आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या करता है, इस डिबेट पर आधारित है. या भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, या भाषा का जो विकास होता है उसके ऊपर आपका जो संज्ञान होता है, आपकी जो थॉट होती है, आपकी जो प्रोसेस होती है, आपकी जो थिंकिंग होती है, वो क्या करती है भाई, अफेक्ट डालती है. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई भाषा पर, ध्यान से देखिए, संज्ञान का प्रभाव होता, लेकिन भाषा पर संज्ञान का प्रभाव कब होता? जब ये होता कि बच्चा भाषा अपने तरीके से सीख रहा है तो भाषा पर संज्ञान का प्रभाव होता. लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर वो क्लियर क्या बोल रहा है कि भाषा हेरिडिटी से आती है, साथ में माता पिता वो वातावरण तैयार कर देते हैं. तो हेरिडिटी और वातावरण से मिलकर भाषा आती है. तो फिर ये किस पर आधारित हो गया भाई? ये प्रकृति और पोषण की डिबेट पर आधारित हो गया. यहाँ पर आपको पता है प्रकृति और पोषण, ये आपका नेचर और नर्चर, नेचर और नर्चर की जो डिबेट है वो कौन सी है, कि नेचर क्या है, हेरिडिटिकल चीजें होती है, नर्चर क्या है, एनवायरनमेंट से आती है. तो वैसे क्वेश्चन में यदि ये अनुवांशिकता और ये सब यूज नहीं करता तो आपका आंसर डी होता. ठीक है, तो आपका आंसर डी होता. लेकिन स्टेटमेंट के अंदर इसने अनुवांशिकता को यूज किया है कि अनुवांशिकता पर संज्ञान का प्रभाव पड़ जाता है, तो इसीलिए हम आंसर क्या करेंगे, सी करेंगे. ठीक है भाई, हाँ वही आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, बढ़िया वाली आ रही है. तो आंसर रहेगा सी. यदि अनुवांशिकता का नहीं होता एक भी मीनिंग स्टेटमेंट के अंदर तो आंसर डी होता, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है. तो जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है निरंतरता, समानता, वंशानुक्रम, युत्सा. तो हेरिडिटी जो है, जन्मजात व्यक्ति गुण होते हैं, जन्म से जो आपके अंदर मतलब गुण होते हैं वो हेरिडिटी का फैक्टर होते हैं. मतलब कहते हैं ना, जन्म के साथ ही आप गुणों को पैदा होते हो, तो वो हेरिडिटिकल होते हैं, बाद में एनवायरमेंटल आपको चीजें मिलती हैं. तो आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा. नेक्स्ट है,
डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। कौन कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है? मतलब जो बच्चा होता है आपको पता वो हेरिडिटी से भी मिलता है और एनवायरनमेंट से भी मिलता है। तो किसका मानना है कि बच्चा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है? तो किसका मानना है भाई? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना। ये स्टेटमेंट वुडवर्थ ने दी थी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। तो ये स्टेटमेंट है, एज इट इज आपको याद करनी है। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। ये कहता है भाई किसी व्यक्ति को कोई शेप देनी है, आकार देना है, किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना है, तो ये बोल रहा है भाई किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। भाई एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। मीन्स ये क्या कहना चाहता है भाई, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। भाई मतलब एनवायरनमेंट कोई मायने नहीं रखता किसी व्यक्ति को कुछ शेप देने में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि आनुवंशिकता से निर्धारित होती है। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि वृद्धि से ही होता है, जो कुछ होता है आपके एनवायरनमेंट से कुछ नहीं होता है। तो नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, तो बता रहा है कि ये कथन क्या दिखाता है। ठीक है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को कम योगदान देते हैं। कहता भाई ठीक है, गलत है, क्योंकि आपको पता वातावरण के घटक कम योगदान नहीं देते, अच्छा योगदान देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध कर चुके हैं कि हेरिडिटी के ही से ही विकास बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध कर चुके हैं कि विकास में वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ऊपर वाली बात ठीक नहीं है भाई कि एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी से लेना है। तो ये क्लियर बोल रहे हैं कि भाई आपको हेरिडिटी एनवायरनमेंट सबसे लेना देना है। तो आंसर यहाँ पर रहने वाला है आपका सी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा भाई? सी रहने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी फैक्टर है? हेरिडिटिकल फैक्टर कौन सा है वो आपको बताना है। समकक्ष व्यक्तियों को समूह में अभिवृत्ति, मतलब आप अपने समकक्ष मतलब सम कक्षा वाले, सम एज वाले बच्चों के साथ आपने कोई ग्रुप बना रखा है। चिंतन पैटर्न, कोई थिंकिंग पैटर्न आप कर रहे हो। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियां। तो आपको पता है वृद्धि के अंदर कौन से आते हैं? जो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर की चीजें होती है, जैसे आपकी आंखों का रंग, त्वचा का, ये सब कुछ के अंदर आता है भाई, ये आपके सी के अंदर आता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, मैंने कहा इसमें वो मिक्स मैच क्वेश्चन है जो हम बेसिकली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसे जेंडर बायस, भाषा, ग्रोथ और समाजीकरण, मतलब और जो अपने सिलेबस में गिवन है। तो इनका एक आधा क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से ही काम चल जाएगा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा समझ का। बच्चों में समाजीकरण में विद्यालय, बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है, बच्चों का जो समाजीकरण होता है, तो उसमें विद्यालय किस प्रकार का रोल प्ले करेगा? तो विद्यालय कैसा रोल प्ले करेगा भाई? प्राथमिक कारण, द्वितीय कारक, कोई भूमिका नहीं निभाएगा, बहुत कम भूमिका निभाएगा। तो आपको पता बच्चों के समाजीकरण में जो स्कूल होता है वो कैसा फैक्टर अदा करता है भाई? स्कूल सेकेंडरी फैक्टर है। से स्कूल, से सेकेंडरी, सिंपल से याद करना, ठीक है। एस से स्कूल, एस से सेकेंडरी। तो स्कूल जो है द्वितीय कारक के अंदर आता है। प्राथमिक कारक वो होते हैं जैसे आपका घर परिवार होता है, वो प्राथमिक फैक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर, मतलब जो स्कूल है वो समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर क्या होता है, पेपर सीटेट का जो प्रैक्टिस करेंगे वो शाम को करेंगे 9 बजे वाली क्लास में। सुबह वाली जो क्लास है वो तो अपनी टॉपिक वाइज चल रही है। फिलहाल जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं लगातार 10-12 दिन यही करवाऊंगी, पेपर की डेट आ जाएगी तब तक, ठीक है। तो सुबह वाली सीरीज तो टॉपिक वाइज वाली ही चलेगी, और जो रैंडम क्लासेस हैं अपनी प्रैक्टिस की, जिसमें कभी पेडागोजी कर लेते हैं, कभी अदर स्टेट के पेपर कर लेते हैं, वो रात 9 बजे होती है। तो आज रात 9 बजे सीटेट का पेपर सोल्व करेंगे 4 ऑप्शंस के साथ डिटेलिंग में। हमारा मकसद है उससे जुड़े हुए सारी चीजें सीखने और समझने का। तो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो आपको पता भाई स्कूल सोशलाइजेशन की वो एजेंसी है जहां पर बच्चा सेंटर्ड है, ठीक है। तो प्रमुख स्थान क्या होगा भाई? स्कूली बच्चों का होगा। तो आंसर क्या रहेगा भाई? सी रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ये पूछ रहा है भाई स्कूल और सोशलाइजेशन के लिए क्या स्टेटमेंट है जो सही है। देखते हैं। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। पहला मुख्य कारक तो विद्यालय नहीं है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय में
की कोई भूमिका नहीं होती, डी ऑप्शन कटा हुआ है। तो सिंपल सी बात है भाई, विद्यालय एक मुख्य भूमिका निभाता है बच्चों के सोशलाइजेशन में। आपको पता है बच्चा स्कूल में सबसे ज्यादा सीखता है ना। अब हम अपने ही बच्चों की बात कर लो, हमारे बच्चों पर घर से ज्यादा स्कूल का इंपैक्ट रहता है हमेशा, तो स्कूल बहुत इनफ इंपैक्ट डालता है उनके ऊपर। आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है समाजीकरण में सम्मिलित है। समाजीकरण के अंदर क्या होता है? ठीक है, समाजीकरण के अंदर सांस्कृतिक संरक्षण होता है, मतलब सोशल कल्चर होता है समाजीकरण के अंदर, और बच्चों के लेबलों को समायोजित करना होता है, व्यक्तित्व का विकास करना होता है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना होता है, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करवाना होता है। तो देखो समाजीकरण का मतलब ही होता है कि भाई मैं इंडिविजुअल कैसा हूं और मेरा समाज में कैसा बिहेवियर है, मैं समाज के साथ कैसा इंटरेक्शन कर रहा हूं, कैसा संचरण कर रहा हूं, तो मेरा व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व विकास है, मेरा जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो समाज के साथ मिलकर होता है। तो यही क्या है? समाजीकरण है। तो आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। यस। नेक्स्ट है समाजीकरण एक कैसी प्रक्रिया है? मूल्य, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, कि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको एक्वायर करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखना। आलोचना करना सीखना समाज की संस्कृति की नहीं, समाज में क्या वैल्यूज हैं, क्या विश्वास है, क्या मूल्य हैं, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप कैसे समाज से वो करेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, जो ये नेबरहुड है वो आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन का ही पार्ट होता है। घर आस पड़ोस प्राइमरी सोशलाइजेशन है, स्कूल सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। तो आंसर यहां पर रहेगा ए। नेक्स्ट है एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने का आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। सीधी सी बात है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका है। छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसको कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है? हेरिडिटी करती है, सामाजिक परिवेश करता है, आर्थिक करते हैं, शारीरिक तत्व करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं? तो हेरिडिटी है, लेकिन सामाजिक विकास के लिए पूछा है तो सीधी सी बात है, सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे सामाजिक एलिमेंट्स, जो समाज से जुड़े हुए एलिमेंट हैं वही सामाजिक विकास को क्या करेंगे भाई? प्रभावित करेंगे। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? आपको बताना है इनमें से सोशल वैल्यू किस स्टेटमेंट के अंदर सोशल वैल्यू है। सहायता परक व्यवहार, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, दिस इज सोशल वैल्यू। प्राथमिक लक्ष्य है, आपके कुछ गोल सेट है, वो आपकी सोशल वैल्यू है। आपकी जो रियल प्रवृत्तियां होती है, आपके अंदर जो संवेग हैं, जो रियल प्रवृत्तियां हैं, वो सोशल वैल्यू है। आक्रामकता की आवश्यकता, मतलब आपका अग्रेसिव होना एक सोशल वैल्यू है। तो आपको पता सोशल वैल्यू क्या होती है? समाज में आए हैं भाई, किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं तभी दुनिया हमें याद रखेगी, है ना तो भीड़ में आए थे, भीड़ में ही चले जाओ तो फिर दुनिया काहे याद रखेगी? दुनिया तो बहुत कुछ करने के बाद भी याद नहीं रखती। बट कोशिश यही है कि यार दुनिया में आए हो ना, सच में कुछ तो अलग करो। आप लोग भी चाहे छोटा मोटा करो, मतलब किसी के लिए भी करो, बट कुछ तो अलग करना ही चाहिए यार। पूरी जनसंख्या इतनी करोड़ों में है, उसी जनसंख्या का एक हिस्सा बन के मत रहो, उसमें थोड़ी सी तो अपनी अलग पहचान बनाओ। खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी, आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है। ये मोटिवेशन मानो या कुछ भी मानो, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, जो फीमेल्स हैं मतलब ठीक है, कईयों के पति बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, बहुत कमाते हैं, कंपनियों के मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, और उनको लगता है यार हमें क्या ही ज़रूरत है, हमारे घर तो पैसा रुलता फिर रहा है, हमें पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है। बट फिर भी मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, मतलब मेरी ये थॉट है कि महिलाओं का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब अपना आत्मसम्मान होना चाहिए, अपनी पहचान होना चाहिए, चाहे आप भले ही थोड़ा ही पैसा कमाओ। कहते हैं भाई हक होता है, कुछ मर्जी आप कहो। और मुझे देखने वाली तो बेसिकली जो महिलाएं हैं वो हाउसवाइफ ही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचो यार, जैसे कि मेरे पास कई लड़कियां आती हैं, मतलब कई बार ऑफलाइन में आती थी कोचिंग लेने, तो बोलती थी मैडम पास हो गया तो हो गया ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, मेरा बटेऊ भतेरा कमावा है। तो वो बटेऊ भतेरा कमावा है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपनी पहचान
खासकर होनी चाहिए, क्योंकि सच में जब आपकी अपनी पहचान होगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप नौकरी लगोगे, आपकी तनख्वाह आपके हाथ में आएगी, घर वालों की नजरों में रियल में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इट्स ए बिटर ट्रुथ। चाहे आपका पति कितना ही कमा रहा है, लेकिन जब आप हर खर्चे के लिए मिनट मिनट में पति से पैसे मांगते हो, तो कहीं ना कहीं एक बार तो उसको भी लगता होगा यार बहुत ही खर्चे करती है। लेकिन जब आप खुद की कमाई करोगे तो भाई किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। एक अलग वैल्यू होती है, अलग रुतबा होता है, मानो या ना मानो, बट अपना, चाहे थोड़ा कमाओ, अपने लायक कमाओ, बट अपनी पहचान, अपनी कमाई होनी चाहिए हर लड़की की। मेरी तो ये मानना है। और रियल में तुम फील करोगे कि तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे घर वालों की नजरों में बढ़ जाती है जब तुम्हारी अपनी कमाई होती है। तुम महिलाएं, मैंने देखा है यार गांव में, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए बेचारी अपना गला घोट लेती हैं। कुछ चीज पसंद आ जाती है तो छोड़ ना, क्या करूंगी लेके। आपका अपना अस्तित्व होगा तो आपको अपनी इच्छाओं का गला सच में नहीं घोटना पड़ेगा। सो कृपा करके कमाएं, ठीक है, अच्छे तरीके से। आंसर रहेगा ए। और आजकल तो बहुत सोर्सेज हो चुके हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोग्रेसिव एजुकेशन से है क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, मतलब एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, ठीक है। हाँ अरे मैं ज्ञान की बातें तो तुम्हें बहुत बता दूं, बस ये पढ़ाई का चैनल है। एक बार एस्टेट होना है तो तुम्हें दूसरे चैनल पे बहुत मोटिवेशन दिया करूंगी जिंदगी के लिए। मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। अरे तुम फील करना, जिन बच्चों की अब नौकरी लगी है ना टीजीटी में, भाई भैंसों का गोबर उठाने से लेके आज उनकी वैल्यू पूरे गांव में सबसे ज्यादा है। सही बता रही हूं मैं, दिन रात का फर्क पड़ जाता है। आजकल कमाने वाले कोई पूछते हैं, घर वाले भी। घर में तुम 3 बहू हो ना, जो बहू नौकरी पे जा रही है ना, वो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। तुम घर में रह के उससे दुगना काम कर रहे हो, तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। और रियलिटी है कि तुम भी उसके जितना क्या उससे ज्यादा काम करते हो, पूरा दिन घर संभालते हो। लेकिन वो बाहर से 20,000 भी कमा के ला रही है, तो तुम पूरा दिन काम कर रहे हो तो भी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। ये रियलिटी है, इट्स अ बिटर ट्रुथ ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर जो आपको शिक्षण अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। हाँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर औरत सुभाष अतुल की वाइफ की तरह नहीं होती, ठीक है। हमारे अंदर इंडियन संस्कार हैं, हम कुछ भी बन जाए, हम अपने घर वालों को हमेशा वैल्यू देते हैं और देते रहेंगे, ठीक है। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, बट अपने संस्कारों को ना भूलो भाई, जो जैसा परिवार से होगा वो वैसा ही रहेगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थियों को पहचान करने में सहायक। देखो, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, प्रगतिशील क्लासरूम में बच्चे अपने तरीके से, ठीक है, बच्चे अपने तरीके से और अपनी मतलब संरचनाओं के आधार पर, अपनी थॉट्स के आधार पर, अपनी इंटेलिजेंसी के आधार पर बच्चे क्या करते रहते हैं भाई, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं बच्चे अपने तरीके से, हर तरीके से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए बेहद सफल होना चाहिए, कि आपको पेरेंट्स को फीडबैक देनी है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र को विचार करने में सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता, तो ये तो आप नहीं कह सकते। बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में रुकावट है, ये भी नहीं हो सकता। ये कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, भाई लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसके दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। अभिभावकों को फीडबैक देने के प्रयोजन से, भाई मेरा मकसद है पेरेंट्स को फीडबैक देना, ऐसा कुछ नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और आपके अपने टीचिंग एड्स के बारे में, आपका क्या टीचिंग का लेवल है उसको सिखाता है। तो आंसर रहेगा बी। यस, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है बाल केंद्रित कक्षा वह होती है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है कौन सी भाई? बच्चों के व्यवहार को निर्देश करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करे, कि आपके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, यदि तुम शरारत कर रहे हो तो मैं कहूं देख डंडा मारूंगी तुम्हारे, यदि तुम अच्छा हो तो मैं कहूं हाँ तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ये है वो है, तो ऐसा करें। अध्यापक लचीला है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों की नीड्स को पूरा करने वाला। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक का ज्ञान देने का ही स्रोत है, अध्यापक का कोई काम नहीं है बस पाठ्य पुस्तक में जो छपा है उसको पढ़ दे, नहीं भाई, ठीक है। हाँ,
ये मेला गलत हो गया ऐसे लिखेगा तो गलत ही होएगा। ये तुम बच्चे थोड़ी ना हो, मेला गलत हो गया। मेला क्या होता है? मेरा होता है। यू आर नॉट ए किड, है ना। मेरा गलत हो गया, लिखो मेला गलत हो गया। ये बाबू सोना की क्लास थोड़ी ना है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत का उपयोग करते हैं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखो आप वर्गीकृत भी नहीं करोगे भाई, आपने लेबल्ड कर दिया ये बच्चा ऐसा ये बच्चा ऐसा, ठीक है ना। तो बाल केंद्रीय शिक्षा वही होती है जो अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग की। इसमें टीचर फ्लेक्सिबल रहेगा, प्रत्येक बच्चे की क्या व्यक्तिगत जरूरतें हैं उनको पता करेगा, उनको पूछेगा, तो उसी के हिसाब से ही तो रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक, आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा यहाँ पर। यस, बी रहेगा। ये इतना लाल कैसे चमका दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में सबसे प्रमुख स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको बतानी है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता व संभावना, हाँ प्रिंटिंग एरर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक्सेप्टेबल है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। भाई प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि हर बच्चे की क्या संभावना है, क्या क्षमता है, क्या उसके अंदर कैपेसिटी है, क्या कैलिबर है, उसका विश्वास आपने करना है। ठीक है। नेक्स्ट है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, उनको सही सही निर्देश देना, बाह्य प्रेरणा को एकरूप करना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना। ठीक है, हाँ। तो यहां पर आंसर क्या हो गया भाई? प्रत्येक बच्चे की क्षमता, मुझे तो ये भी नहीं पता किसने कमेंट किया था, मैंने उसका नाम नहीं देखा, मैंने तो बस कमेंट देखा था। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना का विश्वास करना। तो मतलब आंसर क्या हो गया भाई? ए। तो ये क्या है भाई? प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है, हाँ सोना, उनकी सीडीपी आज शाम को सोल्व करेंगे। किसी के पास बहुत क्लियर पीडीएफ हो तो मुझे शेयर कर देना। आई तो है मेरे पास एक दो, बहुत ज्यादा टिक लगे हुए उनमें। चलो नेक्स्ट है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध में जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव को परस्पर ग्रहण करते हैं। ये कहता है भाई कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध, भाई क्लासरूम है, ठीक है, उसमें वास्तविक सांसारिक समस्याएं हैं, मतलब समाज से संबंधित समस्याएं हैं, उन पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे पर परस्पर बात ग्रहण कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? ठीक है, एक दूसरे पर ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या ग्रहण करेंगे? ठीक है, रचनात्मकता, पारस्परिक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनावाद। तो यहां पर क्लियर है, देखो वैसे तो रचनात्मकता भी हो जाता, बट यहां पर लिख रहा है कि वो क्लियर लिख रहा है कि सांसारिक समस्याओं से। तो सांसारिक मतलब कुछ समाज से संबंधित समस्याएं हैं, उनके ऊपर टीचर स्टूडेंट आपस में कंस्ट्रक्टिविज्म कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सामाजिक रचनावाद। आज का टॉपिक कम्युनिटी में नहीं डाला मैडम, कोई बात नहीं, मैं भूल गई, क्योंकि आज का टॉपिक मिक्स मैच था। आपके एसेट के सिलेबस में ये टॉपिक लिखे हुए हैं, और ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस एक बार क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। मेन टॉपिक कल करवाऊंगी मोटिवेशन। ठीक है, कल जो क्वेश्चन रहेंगे, बच्चों ने कहा मैम एडवांस बता दिया करो ताकि हम प्रिपेयर कराएं, उस चैप्टर को रीड कराएं। तो कल जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो मोटिवेशन वाले चैप्टर के करवाऊंगी, पढ़ाना मोटिवेशन को। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। एक प्रभावी कक्षा में एक इंप्रेसिव क्लासरूम के अंदर बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बिल्कुल सही है, आगे देखते हैं। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे कहीं नहीं डरते, आजकल के बच्चे तो टीचर के सिर पे नाचने को हो रहे हैं, कहाँ डरते हैं ये। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। ये बात है ना, मुझे बिल्कुल गलत लगती है। लोग कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत सारी जगह ऐसे बच्चों को बदनाम किया जाता है भयंकर तरीके से। वो मजाक की बात अलग है कि भाई बच्चे अपने मन की मर्जी के होते हैं और टीचर से मतलब बकवास कर लेते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यार, बच्चे आज भी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत करते हैं। वो डिपेंड करता है कि टीचर का बिहेवियर उनके साथ कैसा है। टीचर अपनी रिस्पेक्ट खुद खोता है और टीचर अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाता है। बच्चे आज भी बच्चे ही हैं, बच्चे आज भी अपने टीचर को उतना ही सम्मान देते हैं, बशर्ते टीचर बच्चे की भावनाओं को पूरा कद्र करते हुए पढ़ाए।
टीचर का काम क्या है? बच्चों को कंटेंट डिलीवर करना। यार आप बच्चों को ऐसा कंटेंट डिलीवर करो, बेचारों का पेपर पास हो जाए, बेचारों की जिंदगी बन जाए, बेचारों का फ्यूचर बन जाए, उनकी नौकरियां लग जाए, तो बच्चे आपके मुरीद हो जाते हैं। तो क्यों नहीं बच्चे रेस्पेक्ट करेंगे? बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं अध्यापक की, आज भी मुझे लगता है कि बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं, बशर्ते उस टीचर को रेस्पेक्ट करवाने का दम होना चाहिए। यदि टीचर ही अपनी मर्यादाओं को छोड़ के, टीचिंग छोड़ के कुछ और ही बातें XYZ करें, तो फिर काहे रेस्पेक्ट करेंगे बच्चे भी, ठीक है। तो मुझे लगता है टीचर आज भी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और बच्चे आज भी बच्चे ही हैं, वो अपने अध्यापक को सच में दिल से प्यार करते हैं, बशर्ते अध्यापक के अंदर वो अध्यापक वाली क्वालिटीज हों तो, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा अध्यापक होने के साथ साथ एक्स्ट्रा भी हों, ठीक है। जब पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पढ़ा रहे हैं, बस। पढ़ाने के अलावा अपनी जिंदगी भी होती है भाई। अध्यापक कोई एक यांत्रिक मशीन नहीं है, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन जिस टाइम पढ़ा रहे हैं तो मतलब उस टाइम पढ़ा रहे हैं, बस मेरा ये मानना है। चलो, तो भाई बच्चे शिक्षक का सम्मान करते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यस्मर्पण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षाएं लेता रहे। नियमित रूप से परीक्षाएं तो नहीं लेगा बेचारा टीचर, है ना भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? प्रभावी कक्षा वही होती है जिसमें बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए, प्रभावी कक्षा वही होती है जिसमें टीचर एक मार्गदर्शक होता है, टीचर आपको बेस्ट गाइड करे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, टीचर इज योर गाइडर नॉट गारंटर, ठीक है। गारंटर मत समझा करो, यू आर द गारंटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द गारंटर ऑफ योर फ्यूचर। टीचर जैसे आपको गाइड करता है, बस आपके पास अच्छा गाइडर होना चाहिए, वो आपको बेस्ट गाइड करे, आप मेहनत करो, आप आराम से उस चीज को अचीव कर लोगे, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है कंपलसरी, इंपॉर्टेंट। प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, उसमें क्या नेसेसरी है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए। लोकतांत्रिक होता है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान देना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब होता है हमारी देश डेमोक्रेटिक है, आपको पता होगा ना, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसमें हर किसी की भावनाओं को, हर किसी की वोट से सरकार बनती है ना भाई। तो सिंपल सी बात है, हर किसी की वोट से सरकार बनती है, तो लोकतांत्रिक होना, सबकी भावनाओं की कदर करना, सबकी इच्छाओं को समझना। सत्तावादी नहीं होता है भाई, सबके लिए मुक्त नहीं होता है, लोकतांत्रिक होता है, सबको समझने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सकता है, ठीक है। जतिन, जहां मुझे लगता है कि जो बात इंपॉर्टेंट है मैं जरूर बोलती हूँ। कई कई टॉपिक ऐसे होते हैं 30 के 30 क्वेश्चन यूं ही निकल जाते हैं, है ना। ये जतिन जैसे जो स्टूडेंट होते हैं ना, तुम इतना पैनिक ना हुआ करो कि मैम बात कर ली। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना, मुझे जहां लगता है कि मुझे बात करनी है मैं बात करती हूँ, चाहे कोई मर्जी कैसा भी कमेंट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कई बार 40 के 40 क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं जिसमें एक पॉइंट भी नहीं होता, क्वेश्चन के आंसर ही होते हैं, तो वहां क्या बात करेंगे। अब क्वेश्चन ऐसा है, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, तो टीचर डमी थोड़ी ना होता है, मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी ना हूं कि मेरे में कैसेट भर दी और चल गई और मैंने उसको चला दी, है ना। जब कोई भी बात आपकी संस्कृति से जुड़ी होगी, आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी होगी, आपकी वैल्यूज से जुड़ी होगी, तो शायद वो बात बताना मेरे लिए पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं वहां पर जरूर बताऊंगी, ठीक है भाई अजय, है ना। और शायद मैं बहुत ज्यादा टाइम की वैल्यू को समझती हूँ और करती हूँ, कई बार पूरी क्लास यूं ही चली जाती है। अब जो जैसा टॉपिक होगा उसके अंदर वो बात हमेशा आती है, वो तो रोबोटिक हो जाएगा, क्वेश्चन का उत्तर बता के मैं भाग जाऊं। अब उस उत्तर में कोई बात है जो तुम्हारी जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई मैं बताऊंगी वो बात। पढ़ानी साइकोलॉजी क्या कहती है, ज्ञान को आसपास के वातावरण से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। चलो आगे, नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है? निर्धारित सूचना का अनुसरण करो, बस सूचनाएं हैं उसको, सूचनाओं को देते रहो। कक्षा में सारी बातें सिखाने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना, बस वो बातें पढ़ के शिक्षक चला जाए। बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाए। तो बाल केंद्रित शिक्षा वही होती है कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। तो आंसर क्या रहेगा? सी। मैं तो साइकोलॉजी की टीचर हूं भाई। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, मतलब बच्चा स्वतंत्र रूप से चिंतन करे और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये क्या कह रहा है भाई?
विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, प्रभावी शिक्षार्थी बनाने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जरूरी है जो आपको स्वतंत्र चिंतन बनाएगी, शिक्षार्थी बनाएगी, क्या जरूरी है। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्राप्त करना, मतलब उनको छोटे छोटे खंड, छोटी छोटी इकाई के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो जाए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी जानकारी आपको दे दें, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार के अधिगम का अनुवीक्षण करें, मतलब विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार का अधिगम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, नहीं। शिक्षार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार का अधिगम उनके लिए अनुवीक्षण है, रुको। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करें ताकि पुनः स्मरण करें, छोटी छोटी इकाइयों और खंडों में जानकारी प्राप्त करना, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करें ताकि बच्चों के लिए वो सरल हो सके, या तो बी। शिक्षार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार अधिगम का अनुवीक्षण करें, विद्यार्थियों को, बी ही जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से आप जानकारी दो और इस तरीके से जानकारी दो कि बच्चा उस जानकारी को पुनः स्मरण कर सकते, दोबारा से रिवाइज कर सके, ठीक है। सिर्फ जानकारी प्रदान करना मात्र नहीं है, क्योंकि देखो छोटी छोटी इकाइयों में जानकारी दे दी तो यहां पर भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से जानकारी दे दी, ठीक है। और यहां पर जानकारी देने के साथ साथ भी ताकि भाई उसको बच्चा रिवाइज कर सके, क्योंकि बच्चे को भी तो प्रभावशाली बनाना है, तो वो उस चीज को रिवाइज भी करेगा, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो सबको पता है 1986 अनुच्छेद 21 है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का क्या है भाई, प्रोविजन है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का क्या है, प्रोविजन है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह किस ओर इशारा करता है। बिल्कुल, यदि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से भी सीखिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि बच्चे भी टीचर को सिखाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं शुरू में हिस्ट्री पढ़ाती थी हरियाणा पुलिस के बैच में, हिस्ट्री कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं था, और अब जो बच्चे शायद हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता है कि मैं हिस्ट्री कितने प्यार से पढ़ा लेती हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे हिस्ट्री सिखाने में बच्चों का बड़ा योगदान है, तो बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं हरियाणा पुलिस के बैच में हिस्ट्री पढ़ाने लगी थी, मेरा सब्जेक्ट नहीं था, बस किसी एकेडमी में ज्यादा ही रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा मैडम आप पढ़ा दो। मैंने कहा भाई मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, जबरदस्ती क्यों पढ़वा रहे हो। तो मैम ने कहा मैडम हमें पता है यू कैन मैनेज एवरीथिंग, आप मैनेज कर सकते हो। तो मैंने इतिहास पढ़ाना शुरू करा हरियाणा पुलिस के बैचों में, बच्चे रोज रोज नए क्वेश्चन लेके आते थे, हरियाणा पुलिस वाले रोज रोज नए क्वेश्चन। तो मेरे को ना बड़ा आनंद आता था, मैं तो क्लियर बोल देता पहले ही दिन जाके, भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे टीचर की शादी हो गई है, मुझे जबरदस्ती तुम्हारी क्लास में भेजा गया, बट कोशिश ऐसी करूंगी कि तुम्हें इतिहास पढ़ा दूं। और टच वुड मेरी हिस्ट्री अब आपको पता है फेवरेट हो चुकी है, सभी बैचेस में जीके में मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, आई लव हिस्ट्री नाउ। लेकिन मैं उस टाइम की बात आ रही हूँ 2014 की, तो बच्चों ने बहुत सिखाई है भाई। फिर मैं उनसे कह देती थी, मैंने कहा तुम्हें टॉपिक पूरा बेस्ट पढ़ा के जाऊंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इस टॉपिक का नया ज्ञान है तो तुम लास्ट में कृपा करके प्रस्तुत जरूर करा करो। तो ये है अपनी बाल केंद्रित कक्षा, ठीक है ना। तो भाई बच्चे बड़े क्वेश्चन लाते थे नए नए, और बड़ा मजा आता था फिर उन नए नए क्वेश्चंस को ऐड करने में, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार बच्चों ने मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना बहुत बढ़िया बनवा दिया, हरियाणा पुलिस और एसएससी वाले बच्चों ने। और फिर धीरे धीरे मुझे हिस्ट्री से प्यार हो गया, और फिर तो भाई जब एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है ना, फिर तो मैं ही उसको खूब पढ़ डालती हूँ, फिर अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा था भाई, तो आंसर रहेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में, ये कहां का मियां खलीफा डॉन आ गया भाई, तू गलत एड्रेस पे आ गया, पढ़ने नहीं आया तू, है ना। चलो नेक्स्ट है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, मतलब मल्टी लैंग्वेज है आपकी क्लासरूम में,
ठीक है, बहुत सारा मल्टीलिंग्विज्म है आपके क्लासरूम में, तो आपको कैसे समझना चाहिए उस बहुभाषिकता को। तो मैं हमेशा कहती हूं जो बहुभाषिकता है उसको आप एक सोर्स के रूप में लोगे, उसको आप किस रूप में लेंगे भाई, एक संसाधन के रूप में लेंगे, ठीक है ना। तो एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और एक साधन। तो आप बहुभाषिकता को क्या समझेंगे, ये एक गुण है और ये एक साधन है, ठीक है। ये सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस थे जो चैप्टर से हट के आते हैं पेपर में। मतलब मेनली एस्टेट की मैं बात करूं तो एस्टेट में सारे टॉपिक्स चैप्टर में से ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिल जाएंगे तो उनके लिए ये बहुत है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को उसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। मतलब कोई भी भाषा है, ठीक है, उसको उसके भाषा के नियमों में बताया जाता है, भाषा की नियमों में पिरोकर बताया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वाक्यात्मक बोलते हैं। वाक्यात्मकता तो क्या होती है, वाक्यात्मकता होती है वाक्य, मतलब आपका जो वाक्य होता है वो क्या होती है भाई, वाक्यात्मकता होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है भाई, वाक्यात्मकता होती है, जो वाक्य होता है। फिर विभक्ति विषय, तो आपको पता है ध्वनि से संबंधित संयोजन चल रहा है भाई, ध्वनि से संबंधित चल रहा है, तुम ध्यान मत दो, तुम पढ़ लो। ये XYZ पता नहीं कौन कहां से आ जाते हैं पागल, इनके पास टाइम टू में होता है फ्री का, अपने पास नहीं है ध्यान देने के लिए। ध्वनि संबंधी, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ध्वनि संबंधी बोलते हैं। तो आंसर यहां पर रहेगा सी, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। हाँ, नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कहता है, क्या कहता है भाई विद्यार्थी, देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी कहता है, मतलब स्कूल में एक विद्यार्थी का दूसरे का दादा आ गया, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया, ठीक है, वो आ गया होगा स्कूल में किसी का दादा, तो एक स्टूडेंट कहता ओए उसका दादा आ गया, ठीक है। तो शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, समझ रहे हो। मेरी क्लास में एक बालक आ गया और एक बच्चा कहता उसका दादा आ गया, तो शिक्षक हूं मैं, तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए स्टेटमेंट के प्रति, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, देखिएगा। दादा आया है की जगह बोले दादाजी आए हैं, ठीक है भाई, दादा आया है की जगह बोले कि दादाजी आए हैं। अगला है, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, आप कहोगे ओए अपनी भाषा पे ध्यान दे। फिर है, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अगला है, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो बीइंग ए टीचर मैं क्या कहूंगी, देखो हरियाणवी में तो सीधा मैं यूं ही कहूंगी, अकल नहीं है तुझे, कैसे बोल रहा है तू, क्या होता है ये, उसके दादा आए हैं, उसके दादा आए हैं। सच्चाई में तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, रियलिटी में तो ऐसे ही बोलूंगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा महान टीचर बनना है, हरियाणवी टीचर नहीं बनना, अरे क्या हुआ उसका दादा आया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा टीचर बनना है। तो अच्छा टीचर का क्या मकसद होता है, उस बात को करके दिखा दो, ठीक है। अच्छे टीचर का क्या मकसद होता है, उस बात को करके दिखा दो। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगी, अच्छा ये पागल फिर आ गया, बट कोई बात नहीं, ऐसे पागलों को हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी है, लिखने दे बेचारे को, कोई बात नहीं भाई, हम हैं ही इतने प्यार के लायक। इसके कमेंट पे किसी को कंसर्न नहीं करना, ध्यान नहीं देना, बार बार ब्लॉक करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, लास्ट में इकट्ठा करेंगे। अभी आप अपने क्वेश्चंस पे फोकस करें पूरा, ठीक है। बेचारा प्यार झाड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम हैं ही ऐसे। देखो, तो अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो बीइंग ए टीचर मैं क्या बोलूंगी, अच्छा आपके दादाजी आए हैं, तो बच्चा सोचेगा हाँ भाई सही बोल रही है मैडम, शर्म आ जाएगी खुद ही बच्चे को कि मुझे भी ऐसे ही बोलना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। लेकिन हरियाणवी में सीधा मैं यही बोलूंगी, बट तुम्हें आंसर सी करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। ये कह रहा है यहां पर 4 पेयर आपको दिए गए हैं, ठीक है, 4 पेयर आपको दिए गए हैं। भाई तू हेलो जी जो भी है, यूं बता दे कि तुझे क्या मिल रहा है दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट करने। वैसे मुझे तेरे कमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन पता है स्क्रीन पर है ना, फिर तेरा कमेंट ही दिख रहा है, वो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है पढ़ाने में। तुझे अपनी माँ की कसम लगे, तू बालकों को पढ़ने दे और यहाँ से दफा हो जा, दोबारा कमेंट मत कर, सही ढंग का बालक है तो तू, मैं तो तेरे को 10 बार ब्लॉक कर दूंगी, तू फिर भी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो क्यों पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान बर्बाद कर रहा है? कमेंट को क्यों बार बार कर रहा है? ठीक है, तूने बोल दिया आई लव यू मैडम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तानियों से तो हमें बहुत ज्यादा प्यार है भाई, आई लव यू टू। अब प्लीज कृपा करके कमेंट मत करियो, बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, मैं बार बार जा रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ, तू जो भी पागल है फिर तू दूसरे आईडी से करने लग जाता है, तीसरी आईडी से करने लग जाता है ना। तो तुझे 1% समझ होनी चाहिए, ये टीचिंग का चैनल है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका पढ़ने का माहौल है, ठीक है। आई लव यू पाकिस्तान बहुत बहुत सारा, अब दोबारा कमेंट मत करिए, ठीक है, अच्छा नहीं लगता भाई, थोड़ा सा समझदार बन जाए यार, मतलब पढ़ाई का चैनल है, क्या ही रखा है डिस्टर्ब करने में बालकों को। देखो, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही होने की संभावना है, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है, ठीक है, कौन सा जो पेयर है वो सही है।
तो आपको वो बताना है। तो यहां पर कुछ पेयर हैं, वो आपको बताने हैं। भाषा और विचार दोनों प्रारंभ में भिन्न गतिविधियां हैं। बिल्कुल भाई, भाषा और विचार प्रारंभ में सही होते हैं, बाद में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कौन कहता है भाई, भाषा और विचार प्रारंभ में भिन्न होता है, बाद में जाके एक हो जाते हैं। तो ये कौन है भाई, वाइगोत्स्की है। तो ये कौन है, वाइगोत्स्की है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, भाषा विचार पर आधारित होते हैं, भाषा विचारों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल भाई, विचार से ही तो भाषा बनती है। तो ये बात कौन कहता है, प्याजे कहता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये प्याजे कहता है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, भाषा वातावरण में एक स्टिमुलस नहीं है। स्किनर तो कहता है कि भाषा वातावरण से ही आती है। ठीक है, ये कह रहा है सबसे कम युगम, ये कह रहा है निम्न में से कौन से युगम के सही होने के सबसे कम चांसेस हैं। ठीक है ना, तो ये युगम तो बिल्कुल सही है। भाषा विचार पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। प्याजे कहता है ना विचार से ही भाषा बनती है, तो ये भी ठीक है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक होती है। देखो, भाषा वातावरण में उद्दीपक नहीं होती, भाषा मतलब कहते हैं ना एनवायरमेंट से ही क्या आती है भाई, भाषा आती है। ठीक है, एनवायरमेंट से क्या आती है, भाषा आती है। ये बात स्किनर ने बोली थी, बट उसने ये नहीं कहा कि भाषा एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है स्किनर ने कभी। तो ये ही ऑप्शन गलत होएगा। 4 देख लेते हैं। 4 कहता है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। तो बिल्कुल भाई, तो ये क्या है, चोम्स्की ने बोला था। ठीक है, ये बात किसने बोली थी भाई, चोम्स्की ने बोली थी, आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर सी ही जाएगा, क्योंकि स्टिमुलस की बात स्किनर ने कही ही नहीं। ठीक है ना, तो आंसर रहेगा सी। यस, कम पूछा है ना, तो सबसे कम वैल्यूएबल यही स्टेटमेंट है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों के लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसकी ओर बढ़ावा देते हैं। ये कहता है भाई डिफरेंट मुद्दे हैं कि विभिन्न मुद्दे हैं। मैंने इसको कई बार ब्लॉक कर दिया, ये फिर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान मत दो, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। ये बग होते हैं, ये इंटरनेट से, ये मतलब छोड़ो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि जब इन पे फोकस किया जाता है तो ये ज्यादा कमेंट करते हैं। किसी का भी फोकस नहीं होना चाहिए, सबका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान वालों की बुद्धि के बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी। विभिन्न मुद्दों पर, क्योंकि मैं बार बार ब्लॉक करने जा रही हूं, मैंने आपके आगे 6 बार तो ब्लॉक कर दिया है, साथ फिर आ जाता है। ठीक है, तो इनको इग्नोर करो, फिर अपने आप बंद कर देंगे। आपने देखा ना, कुछ लोग पागल होते हैं, उनको आप भाव मत दो। ठीक है, आप इसको भाव दोगे, बार बार कमेंट को रिपीट करेगा, आप इसको भाव मत दो, इसके कमेंट को रिएक्ट ही मत करो। तुम क्या पागल हो, यहाँ देखो, तुम अपने आप कितनी देर करेगा, करता रहे भाई, हमें टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उसके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए, मतलब कोई मुद्दा है, मतलब डिफरेंट मुद्दे जिंदगी में हो सकते हैं, तो उनके लिए आप अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हो, उनके लिए आप अपनी कुछ व्यक्तिगत राय प्रस्तुत कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, मतलब आप किस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। बच्चों का मानकीकृत आकलन, बच्चों का एक स्टैंडर्ड आकलन हो रहा है इससे। ठीक है, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन, तो इससे कैसा चिंतन है भाई, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, कैसा चिंतन है, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को जब हम विभिन्न तरीके से विचार विमर्श करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन। तो आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। यस। नेक्स्ट है, किस व्यवहारवादी का मानना है, मतलब कौन सा बिहेवियरिस्ट पर्सन है, कौन सा व्यवहारवादी है जिसका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अधिगम से संबंधित है। मतलब किसने ये बोला है कि भाषा जो है क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है भाषा, तो वो किसने कहा था भाई, आपको पता है। तो बात किसने कही थी, स्किनर ने कही थी। ठीक है, तो वो बात किसने कही थी भाई, स्किनर ने कही थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, मतलब वाइगोत्स्की आपको पता है ना खुद के स्पीच पर काम करता है, तो वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, देखते हैं। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कि बच्चे सोच रहे हैं यार हम खुद से बोलें तो बड़े लोगों का ध्यान हमारे पास जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं क्योंकि बच्चों का काम ही बातें करना होता है, ऐसा नहीं कह रहा भाई बेचारा वाइगोस्की। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये प्यार से बोलता है, वाइगोस्की नहीं बोलता है। बच्चे अपने कार्य को दिशा निर्देश देते हैं, बच्चे अपने आप को रेगुलेट करते हैं, है ना। उसकी जो प्राइवेट स्पीच है, बच्चे अपने आप को, ओहो भाई आज तो मैंने ऐसे किया, आज तो मैंने ऐसे किया, तो बच्चे अपने आप को क्या करते हैं भाई, रेगुलेट करते हैं, आपको पता है। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा भाई, आंसर आपका डी रहने वाला है, ठीक है। वर्षा मैम दे रहे हैं, आप टेलीग्राम पे मैसेज पढ़ो, मैम ने कल भी डाला है, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या रह जाएगा, डी रह जाएगा अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। नेक्स्ट है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में, मतलब सभी जो जेंडर हैं, सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है, वो आपको बतानी है। एक ही लिंग की योग्यता के समूह बना दो, कि एक ही जेंडर के समूह बना दो, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बना दो और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करो। आगे देखते हैं, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करो, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करो। तो क्या कहेंगे भाई, हम जेंडर बायसेस को दूर करने के लिए डिफरेंट जेंडर के ग्रुप बनाएं। ये नहीं है कि लड़कों का अलग ग्रुप, लड़कियों का अलग ग्रुप, इकट्ठा एक ग्रुप बना दें और फिर क्या करें भाई, विचार विमर्श को प्रोत्साहित आप करेंगे। तो आंसर बी है। नेक्स्ट है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है, बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि जो शिक्षक होता है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है, हाँ शिक्षक को लड़के ज्यादा प्रिय हैं, लड़कियां कम प्रिय हैं। तो ये क्या है भाई, ये क्लियर क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़कों की अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई लड़कों को ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है बेचारों को, इसलिए ध्यान देता अध्यापक। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लड़कों को कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशनली करके लड़कियों को कंट्रोल नहीं किया जाता। लड़कियां खुद ही बेचारी दुखी हो रही होती है घर परिवार से। लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षिक क्षमताएं काफी होती हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात को दिखाने वाली स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, जो समाचार पत्र होते हैं उनकी कहानियों में कतरनों का चयन करना है, मतलब समाचार पत्र की कटिंग्स आपको लेनी है और उसमें प्रस्तुत करना है कि पुरुष और महिलाओं को गैर परंपरागत भूमिकाओं में दिखाना है। गैर परंपरागत का मतलब समझ रहे हो, परंपरागत का मतलब क्या, महिलाएं सिलाई कर रही हैं, महिलाएं रोटी बना रही हैं, आदमी बैठ के भाई साहब कुर्सी पे ऐसे पैर पे पैर रखे अखबार पढ़ रहा है मजे से, और औरत बेचारी रोटी बना रही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बोला गैर परंपरागत, मतलब इससे अपोजिट दिखानी है। आय हाय क्या घर का सीन हो यार, सोच के देखो, महिलाएं बैठी कुर्सी पे अखबार पढ़े और आदमी रसोई से रोटी बना के लाए। ऐसा दिन कभी आएगा क्या जिंदगी में? ऐसे गैर परंपरागत कटिंग आपको लगानी है, ठीक है। तो इनमें से एक प्रभावी रणनीति बताओ। मेरा बेटा तो ऐसा है भाई, उसको कुकिंग का बड़ा चस्का पड़ता जा रहा है, वो मेरे साथ बहुत अच्छी कुकिंग कर रहा है। अंश के टाइम में तो ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि अंश की बहू तो आराम से बैठेगी और अंश को कुकिंग का पड़ चुका है चस्का, और अंश मेरे साथ किचन में, कल भी उसने टिक्की बनवाई इतनी मस्त, और मुझे लग रहा है ये सीन मेरे घर में 10 से 12 साल बाद रिवाइज करा जाएगा। मेरा अंश रसोई में जरूर कुछ ना कुछ बना के लाया करेगा अपनी बहू के लिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा भाई, इसके लिए बना, मेरे लिए बना, दोनों बनाओ, कोई मतलब नहीं है मेरे को, तो खाने से मतलब है, कोई बनाए। तो ये सीन मुझे अपने घर में देखने को मिलेगा, लेकिन आज से पता नहीं कितने साल बाद, अभी तो नहीं ठीक है। तो ये अखबार में ऐसा है, तो आपको बताना है कि ये जो कटिंग है ये क्या, किस चीज की रणनीति है, ठीक है, किस चीज की रणनीति है भाई, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, कि ये जेंडर की स्थिरता को बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा नहीं दे रही, गैर परंपरागत है, ठीक है, गैर परंपरागत है, ठीक है। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, सामना करने के लिए, या लैंगिक पक्षपात को देखो बढ़ा नहीं दे रहे। यहां पर ये बोल रहा है कि गैर परंपरागत भूमिकाओं में आपको चित्रण देना है, ठीक है ना।
तो गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रण दे रहा है तो आप बढ़ा नहीं रहे हैं, प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनका सामना करने की बातें कर रहे हैं, मतलब उनको पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक, हाँ मैं ना खुद यही बोलती हूँ, कल मैंने टिक्की बनाई थी संडे को, बहुत मतलब मस्त टिक्की बनी थी, क्या ही बताऊं, लेकिन उस टिक्की में 50% योगदान मेरे बेटे का था। आलू उबालना, छीलना, मैश करना, इसको पता नहीं चस्का है, हिलता ही नहीं है, मम्मी सिखा दो, मम्मी सिखा दो, बस सही है ये लड़का मेरा। और काव्या को फिर कहेगा मेरी हेल्प कर देना, काव्या हेल्प कर देना, काव्या कम करती है, ये तो सही है भाई, टच वुड, मतलब मेरे को पसंद है, मेरे को कोई लड़का लड़की वाला सीन नहीं है, मैं जेंडर बायस से कोसों परे हूँ, मेरे को तो काम करवाने से मतलब है, चाहे इन दोनों में से कोई करे थोड़ा थोड़ा मेरा, ठीक है। हाँ तो मैं तो कल भी हंस रही थी, अंश तेरी बहू बड़ी लकी होएगी, पापा को तो चाय भी नहीं बनानी आती, दादी ने सिखाई नहीं। चलो आगे, मैं तो सब सिखा दूंगी इसको। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण, क्वेश्चन 8 दोबारा देखना, एक मिनट, 8 कौन सा है, 8 अभी आया कहाँ है, चलो। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं समाज निर्धारित करता है, तो यह कथन क्या बताता है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, मतलब जो जेंडर है वो एक मतलब इंटरनल कोई एक्सट्रैक्ट है, मतलब अंतर्निहित है। लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। आपको पता है जो जेंडर है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जेंडर क्या है भाई, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। थैंक यू सो मच, मैंने कोशिश करी है एक ही क्लास में इस टाइप के सारे टॉपिक ऐड करने की, क्योंकि हमारे पास दिन कम है और मेरे टारगेट्स ज्यादा हैं तुम्हें, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स की डेली क्लास बनाना उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि इनमें कुछ खास ज्यादा ये नहीं होता ना, इसलिए। एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात हो जाता है, मतलब एक व्यक्ति के जेंडर के आधार पे प्रिजुडाइज होता है कि भाई ऐसा है ऐसा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जेंडर बायस कहते हैं, लैंगिक भेदभाव कहते हैं। देखो लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को ना समझ लो, गलत मत करना। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब क्या है, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के वो कर सकती हैं, लड़के मैथ में होशियार, लड़कियां उसमें होशियार, तो ये तो है स्टीरियोटाइप जो सदियों से चली आ रही है। ध्यान से इन कॉन्सेप्ट पे, इनको गलत मत करना, जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या फर्क है। जेंडर स्टीरियोटाइप तो समझ गए, ऐसी स्टेटमेंट कि लड़कियां ये करती हैं, लड़के वो करते हैं, तो ये तो स्टीरियोटाइप हो गया। ठीक है, बायस का मतलब क्या है, जेंडर बायस का मतलब क्लासरूम में जो टीचर है वो लड़कियों को तो हिंट दे रहा है कि बेटा क्वेश्चन का उत्तर ये आएगा, लड़कियों को हिंट नहीं दे रहा, तो ये बायस हो गया, पक्षपात। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में लिंग के आधार पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये जेंडर पक्षपात होगा, रूढ़िवादिता नहीं होगी। रूढ़िवादिता कब होगी, जब यूं कहे कि लड़की तो यही करेंगे और लड़के यही करेंगे, तब रूढ़िवादी होगा। ठीक है, अब बायस है। नेक्स्ट है, नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उसके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उसके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। पितर सत्ता, जातिगत भूमिकाएं, समाजीकरण, लिंग भेद, तो लिंग भेद ही हो गए। तो ठीक है, नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए जिसे किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, तो पितर सत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद, तो लिंग के आधार पर कर रहे हैं तो लिंग भेद ही हो गए। नेक्स्ट है, लिंग डैश रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स डैश रूप से निर्धारित होती है। तो लिंग आपको पता है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और आपका जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल है, ये जैविक है, पीछे जैविक होना चाहिए, जैविक है। सोशल को आप सामाजिक भी कह सकते हो, सांस्कृतिक भी कह सकते हो। ठीक है, सोशल को आप सामाजिक या सांस्कृतिक भी कह सकते हो, मतलब सोशल को आप क्या कह सकते हो, सामाजिक या सांस्कृतिक भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर सामाजिक लिखा होता बट सांस्कृतिक लिखा है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, सेक्स एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो आंसर क्या रहेगा भैया आपका, डी रहेगा। नेक्स्ट है,
सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी आकलन योजना है? ये कह रहा है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से, जेंडर जो पक्षपात होते हैं उनसे बचाने के लिए कौन सी अच्छी योजना है? विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए विभिन्न गतिविधियां उपयोग करना, ठीक है। एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, अच्छे मानकीकरण परीक्षण का उपयोग करना, हाँ। फ्री स्टडी, एस्टेट में 90% फेल क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है फ्री स्टडी, एस्टेट का रिजल्ट रेट बहुत बढ़ चुका है, अब 90% फेल नहीं होते हैं, रिजल्ट आएगा तब देखना बहुत पास होते हैं, टेंशन ना लो। फेल इसलिए होते हैं बस उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, एस्टेट के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ना होता, सिलेक्टेड पढ़ना होता, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवांशिकता का कारण मानना, आकलन के उद्देश्य से पोर्टफोलियो का निर्माण करना। तो यहां पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए, सांस्कृतिक जो जेंडर बायसेस हैं उनसे बचाने के लिए क्या करेंगे? तो विभिन्न विधियों का उपयोग शिक्षार्थियों के आकलन के लिए करेंगे। अच्छे स्टैंडर्ड टेस्ट में सांस्कृतिक का क्या मतलब है? मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवांशिकता का कारण नहीं है, आकलन के उद्देश्यों को पोर्टफोलियो बनाना नहीं है। तो आंसर क्या बच गया भाई? आंसर आपका बच गया ए, आंसर आपका बच गया भाई क्या? ए। क्लियर? तो ये थे आज की क्लास में मैंने इंक्लूड किया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सोशलाइजेशन, जेंडर बायस और कुछ ग्रोथ से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। ये छोटे छोटे से चैप्टर थे जो आपके सिलेबस में गिवन है, स्टेट का जो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अंदर ये छोटे छोटे से चैप्टर गिवन है, बट इनसे क्वेश्चंस यही आते हैं, ज्यादा यूनिक क्वेश्चन इनसे नहीं बनते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेजर टॉपिक हम पूरे एक मेजर टॉपिक में एक दिन लेते हैं, बट ये माइनस टॉपिक थे इसलिए मैंने एक क्लास में सोचा, बड़ी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम सम अप करने का मैंने कोशिश करा है, ठीक है भाई। हाँ चलो, सो क्लास कैसी लगी? थैंक यू सो मच अमन, धन्यवाद। अब लास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है 2 मिनट के लिए पूछ सकते हो। क्लास के बीच में मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन बात से संबंधित बात होती है तो जरूर करती हूँ, क्योंकि वो उस बात को समझाने के लिए होती है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? हाँ, यमक अलंकार, ठीक है। तो वैसे बात करना अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उस बात को समझाना अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो बात के बीच में कोई बात होगी तो वो हमेशा की जाएगी, क्योंकि हम कंप्यूटर असिस्ट टीचर नहीं हैं, हम एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए पढ़ाना पसंद करते हैं, ठीक है भाई। हाँ चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। रात को मिलते हैं। सीटेट का पेपर तुम्हारी सबसे ज्यादा डिमांड में है, सीटेट का पेपर, बट मुझे लगता है यार सीटेट की क्या ही करवाऊं। चलो समझाएंगे सीटेट को, देखते हैं क्या बला था, क्या तुम्हारा क्या करके आए हो, है ना। एस्टेट का तो पेपर होते ही तुरंत आंसर की करवा देती हूँ मैं, पेपर होके तुम सेंटर से बाहर निकलते हो आंसर की करवा देती हूँ मैं एस्टेट की, क्योंकि भाई वो हमारा लगता है यार वो हमारे ऊपर है पेपर, वो हमें ही पढ़ाना है ना। सीटेट में वाइब्स नहीं आती है, कोई बात नहीं, बट मेरा तो काम प्रैक्टिस करवाना है, तो एज ए प्रैक्टिस आज बढ़िया है, मुझे 30 क्वेश्चन बनाने नहीं पड़ेंगे, आज बने बनाए मिल गए, क्या मजा आ गया। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर। क्लास का टाइम फिक्स है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, रात 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे फिक्स है। सैटरडे को हम कुछ अलग टाइप की क्लास लेते हैं, मोटिवेशन हो गया, रिवीजन हो गया, कुछ XYZ क्लास, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे एक तो रात 9 बजे क्लास होती है, एक सुबह 11:30 होती है, लेकिन अभी मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं इस वीक, तो मुझे उनको स्कूल से लाना होता है 11:15, सीधी बात हूँ, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लाना होता है, उनके पेपर खत्म हो जाते हैं 11:15 बजे, आते ही उनको खाने को चाहिए होता है, तो इसलिए 12 बज सकता है। तो एक वीक 12 बजे वाला शेड्यूल रहेगा, फिर इनका रेगुलर स्कूल हो जाएगा, फिर 11:30 बजे आ जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 11:30 12 मैं शेड्यूल लगा देती हूँ, तुम्हें पता चल जाता है। इस एक वीक लगभग 12 बजे का ही बनेगा शेड्यूल, मुझे पता है, उससे पहले का नहीं बनेगा, बट क्लास कोई मिस नहीं होगी। जो मैंने बोल दिया मंडे टू फ्राइडे सुबह शाम क्लास है, तो मतलब सुबह शाम क्लास है। हाँ चलो ठीक है ना भाई, सो बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन बता रहे थे आप, कौन सा सोनिया? पी एस्टेट क्लियर हो गया, वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, प्रिया मैम डाल तो रहे हैं, कल भी मैसेज किया था। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। एस्टेट कब होएगा पता नहीं, जब होएगा तुम्हारा पास होना